जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज तो हैं आपके? पहला हिस्सा तो खत्म हुआ और आपने बहुत बातें दिलचस्प बताई अपनी डिबेटिंग के बारे में, जिसने आपको शहर कराची का एक वीआईपी का दर्जा दिलवा दिया था। और लेकिन ये कि अगर मैं गलती पर नहीं तो उस तरह में आपकी रिहाइश हुआ करती थी एक बहुत छोटे से इलाके के छोटे से नहीं, मकान में। छोटे से मकान में नहीं, 45 गज का घर, जी। उसमें आधे में कमरा, एक कमरा और उतना ही सहन और एक छोटा सा किचन। और घर गालिब का घर था। बारिश होती थी तो 1 घंटे बाहर बारिश होती थी और 1.5 घंटे घर में होती थी। मट्टी की कच्ची दीवारें। लेकिन जब आप माशाल्लाह इतनी आपने शोहरत कमाई, इज्जत कमाई और बकौल आपके आप बुलाए जाने लगे बड़ी-बड़ी दावतों में, कभी ऐसा नहीं हुआ कोई मेहमान आपके घर आया और कहा महमूद गज़ी तू किथे रहना है यार? मेहमान अब्दुल सत्तार अफगानी साहब मरहूम मेरे घर पे आए। मेयर कराची। प्रोफेसर गफूर साहब मेरे घर पे आए। महमूद आजम फारूकी साहब मेरे घर पे आए। सैयद मुनव्वर हसन साहब मेरे घर पे आए। हकीम सईद साहब मेरी झोपड़ी पे आए। मेरी वालिदा के मिलने के लिए। कच्ची झोपड़ी, मकान नहीं, हाँ, हाँ, टीन हाँ। की चादरें, हाँ, हाँ। मट्टी की दीवारें। प्रेसिडेंट में उसी घर में था। बसें भर भर के मेरे घर पे आया करती थी स्टूडेंट की। बिठाते कहाँ थे घर में? जगह नहीं थी मेरे घर में, कभी किसी को मैंने घर पे बुलाया नहीं। अच्छा। मेरे घर पे कोई अगर मुझसे मिलने के लिए आता था, मैं बाहर गली में खड़े होकर बात करता था या पठान के होटल पे ले जाता था, वहाँ बिठा के चाय पिलाता था। मेरे घर में बिठाने के लिए सिर्फ जो है वो हुसैन हक्कानी और एक दो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मेरे घर के सहन की चारपाई पे बैठ के खाना खा के या चाय पी के गए सहन के। इतने छोटे से घर में हम 5-6 बहन भाई, मतलब जब बारिश होती थी तो आधे लोगों की शिफ्ट लगती थी सोने की, आधे जागते थे। असल में आपको बुलाने का मकसद ये था कि मैं सबको खुद नई नस्ल को बता सकूं कि जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे। नहीं, वो पहले स्कूल में पढ़े हुए, उर्दू मीडियम स्कूल, हम तो हमेशा से उर्दू मीडियम ही रहे। उर्दू मीडियम में पढ़े हुए, पीले स्कूल से पढ़े हुए और जनाब इस तरह सफर का आगाज किया और कभी इस बात पे शर्मिंदगी महसूस नहीं की कि यार इतने छोटे से घर में। हाँ, ये हुआ कि जब भी किसी ने घर पे आने का, आप भी अगर घर पे आने को कहेंगे मैं टाल दूंगा, आपको आने नहीं दूंगा कभी घर पे। घर पे इससे उसकी वजह ये है, कुछ लोग तो इसे अच्छा समझते हैं और ये क्रेडिट देते हैं कि यार एक आदमी जो है वो इतना वो है, मतलब सिंसियर भी है या अपने बारे में सिंसियर है, या ये कि ईमानदार है और हम्बल है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यार ये इतनी सी छोटी सी बस्ती में रहने वाला है, इससे मिलके हम अपने वैल्यूज को डाउन करेंगे तो ये दोस्ती से मुझे क्या फायदा? हाँ, मुझे कह रहे जो अपना भला ना कर सका मेरा क्या भला क्या करेगा। जी। तो मैं अमूमन अवॉइड करता हूँ। और मैं अभी भी अवॉइड, जब लोग कहते हैं मैं कहता हूँ मुझे बुला लो भाई, कहीं भी जाना, मेरे घर आओगे तो शर्मिंदा ही होगे, मेरा घर छोटा। अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है, मेरे पर बिठाने की जगह भी है, मैंने बना लिया है, सब कुछ हो गया। कहीं और शिफ्ट हो गया आपका? नहीं नहीं, मैं उसी जगह पे हूँ, वही घर बनाया मैंने। क्या वजह हुई? वही इसलिए कि सारी जिंदगी टीचिंग की, दूसरा जरिए आमदनी कोई था नहीं। माशाल्लाह 5 बहन भाई थे, उनकी जिम्मेदारियां थी, उनकी शादी, वालिदा का इंतकाल हो गया, उनकी शादी ब्याह करने थे, अपने मामलात करने थे। और जब कुछ सोचा, थोड़े से पैसे जमा किए कि यार कहीं प्लॉट ले लें, तो मतलब ये हो कि हमने एक बालिश कदम बढ़ाया तो प्लॉट की कीमत 10 हाथ आगे हो गई। यानी आप यकीन करें कि एक मोटरसाइकिल खरीदने के लिए मैंने 15 साल जिद्दोजहद की। उस जमाने में होंडा मोटरसाइकिल कंपनी से 6,500 रुपए की मिलती थी, बुकिंग करानी पड़ती थी, 6,500 रुपए होंडा 70। जब मैं कराची यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था और उस जमाने प्रेसिडेंट जो है वो कैंटीन अलॉट करता था, ये करता था, वो करता था, उसकी अथॉरिटी होती थी। मुझे कैफेटेरिया अलॉट करने के लिए 2 बड़ी पार्टियों ने, एक स्टील मिल की बहुत बड़ी पार्टी थी और एक जो है एक बेवरेजेस कंपनी है बड़ी मारूफ सी, उसकी एक पार्टी थी जिसने मुझे आके ऑफर की थी, आप ये कैंटीन हमें दे दें, जब तक आप कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे आपका कैंटीन में खाना पीना फ्री होगा, आपकी मोटरसाइकिल की टंकी भरी रहेगी, मोटरसाइकिल आपकी हमारे साथ चलिए और कंपनी से जाके अपनी मोटरसाइकिल निकाल लीजिए, हमारी जिम्मेदारी है। मेरी माँ ये बात दरवाजे पे सुन रही थी खड़ी हुई और उन्होंने मुझसे कहा, बेटा जिस दिन मोटरसाइकिल लेकर आओ ना, उस दिन घर नहीं आना, कहीं और जाके रहना। तो मोटरसाइकिल नहीं, फिर उसके बाद में मोटरसाइकिल पैसे जमा, 6,000 रुपए की मोटरसाइकिल थी, तो जब 2,500 रुपए हुए तो वो 8,000 की हो गई, जब 3,000 रुपए हुए तो 10,000 की हो गई, जब 4,500 रुपए हुए तो मोटरसाइकिल 17,000 की हो गई और अब तो लाखों में चली गई। तो आज भी मोटरसाइकिल नहीं खरीद सका मैं। लेकिन एक बात है कि आप कुछ ज्यादा कसर नफसी से काम ले रहे हैं। जब आप रिटायर हुए थे इतनी उम्दा पोजीशन से, फिर तो टिका के माल मिला होगा। उस वक्त आपने मकान क्यों बना लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 21 ग्रेड में, और मुझे ये एजाज, अच्छा, हर अल्लाह के मुझ पर बड़ा एहसान रहा है, बड़ा करम है।
बर वक्त, यानी जो ड्यू पीरियड होना चाहिए उस ड्यू पीरियड पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना, ड्यू पीरियड पे मैं एसोसिएट बना, ड्यू पीरियड पे मैं प्रोफेसर बना। मैं 2000 में प्रोफेसर बन गया था। 2000 से 2016 तक 16 साल में 21 ग्रेड में का प्रोफेसर हूँ। 16 साल बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं इस आखिरी ग्रेड में। 16 साल कितनी तनख्वाह होती है 16 साल के ग्रेड के अफसर की, और उस्ताद की कितनी होती है? अगर हाँ ये ग्रेड 21 सरकारी किसी उसका होता तो अय्याशी होती बिल्कुल। ऐसा ना कहे मेरा बाप भी ग्रेड 21 का था, मुझे मालूम कितनी बड़ी मुझे नहीं मालूम। 21 ग्रेड में जब मैं रिटायर हुआ घर आया तो आप क्या कह रहे थे, उसको बहुत माल मिला होगा? हाँ, टिका के माल मिला होगा ग्रेड 21 का। टोटल सारी जिंदगी की कमाई, ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड, ये वो सब मिला के 33 लाख रुपए मिले थे। प्लॉट था 45 से 50 लाख का, 33 लाख, और प्लॉट था 60 लाख का। कौन देगा मुझे प्लॉट? कैसे खरीदूंगा? फिर उन पैसों से बच्चों की शादियां वादियां कर दी, बस खत्म हो गया काम। हम तो आज भी जो हैं वो अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई किसी किस्म का कोई रिग्रेट नहीं है, कुछ नहीं। अल्लाह, मैं नहीं भाई, मैं तो कहता हूँ अल्लाह का मुझसे जितना करम है। हाँ, कभी दिल नहीं चाहता कि बहरिया में हमारा कोई बंगला होता, कोई डिफेंस फेज 6 में हमारा बंगला होता? दिल नहीं चाहता कभी आपका? सोते तो वही चारपाई पे जाके, ये होता कि चारपाई ना होती बेड होता, ये नहीं होता कि टीन की छत ना होती पक्की छत होती, होता तो घर ही ना। तो जब एक चीज है, अल्लाह ताला ने जिंदगी में इतना दिया, किसी से मांगने की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 8 आने भी कर्ज नहीं मांगना पड़ा कभी किसी से। कोई बुनियादी जरूरत ऐसी नहीं होती जो रब पूरी ना करता हो, कहीं से बंदोबस्त ना होता हो। जितना अल्लाह ने मुझे दिया, जो कुछ भी दिया, तनख्वाह में से दिया, जैसे इतना दिया कि कभी मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, और अल्लाह ने जो कुछ दिया उसमें बरकत दी। मैं उधर मसला सारा वही है कि हम लोग अपने म्यार को खुद ही सेटिस्फाई हूँ। मैं कभी जिंदगी में मुझे ये हिस्सा नहीं, यार मेरा बड़ा बंगला होता, यार मेरे पास बहुत अच्छी सी गाड़ी होती, यार मैं बड़ी इज्जत से बड़ा ये होता। हाँ, अल्लाह ने इज्जत दी, उसे मैंने संभालने की कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मेरे रिस्क में इतनी बरकत दी है कि मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ज़रूरतन अगर कभी किसी की मदद करने की तौफीक अल्लाह दे दे तो मैं कर सकता हूँ, इतना दिया। लेकिन मालूम होता, अच्छा इसी तवक्कुल मुझे आज भी नहीं है। मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 2 लाख रुपए की नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ के आ गया कि मेरी मर्जी की नहीं, मैं टीचिंग करना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में काम नहीं करूँगा। सही बात है। 2 लाख रुपए की नौकरी छोड़कर आ गया, नहीं करनी मुझे, कि मेरे मेयार के मुताबिक नहीं। तो मसला ये, पैसा कभी भी मेरा मसला नहीं रहा, और उन जगहों पे मैं जाता भी नहीं हूँ जहाँ पैसे की तलब होती है। कोई नहीं, अल्लाह के जो का, अल्लाह ने जिस चीज़ से बचा के रखा, और जो मैं समझता हूँ कि मुझ पर बड़ा अल्लाह का करम हो, ये कि पैसे की तमा से अल्लाह ने बचाया। आज भी नहीं, यार क्या करूँगा इतने पैसों का? खाना तीनों टाइम मिलता है, ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, दुख बीमारी होती है, अल्लाह ताला असबाब पैदा करके कर देता है। मुझे क्या करना पैसा लेकर, और मैं क्या करूँगा? ये तो जरा आपने जज्बाती माहौल कर दिया, और हकीकत भी है कि सारा जो मसाइल हैं वो ये है कि हम अननेसेसरी अपने खर्चों को बढ़ाते चले जाते हैं। असल मसला ये है, और वरना हम अपनी जड़ों से भूल जाते हैं। देखिए ना, हम तो किसी जमाने में कोयले से दांत मांजने वाले लोग थे ना, फिर टूथ पाउडर आ गए, उसके बाद हमने टूथब्रश इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, खर्चा बढ़ गया, फिर टूथपेस्ट, फिर खर्चा बढ़ गया, फिर ये साबुन और फिर वो साबुन। एक तो जब से फूड पढ़ना और दराज वगैरह आए से यूं ही बेड़ा कर दिया है। नहीं, उसके बाद तो फिर कल्चर बदल गया ना। अब हफ्ते में 1-2 दफा तो खवातीन की तबीयत अक्सर खराब होती है ना। दिल नहीं चाह रहा, सर में दर्द हो रहा, फूड पढ़ना मंगा लो। अच्छा, वो मौके कुछ और होते हैं, उसका मैं अभी जिक्र नहीं करूंगा कि ख्वातीन कब कहती है कि सर में बहुत दर्द हो रहा है, उसका हम जिक्र ना करें बेहतर। तो अच्छा, एक थोड़ा सा हम पलटते हैं, पूछा आपकी यूनिवर्सिटी के अय्याम में बड़ा गोल्डन पीरियड था वो, आपसे पहले भी और आपके बाद भी माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे मुकर्रिर वहाँ पे आए, और बाज़ मुकर्रिर तो वो थे, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो वो आपके कदम ब कदम थे, और फिर कहाँ से कहाँ पहुँच गए वो। मुझे याद है एक ज़माना वो था कि जब आप तकरीर करने जाते थे तो आपके साथ एक और साहब भी तकरीर करने जाया करते थे जी, हवाई चप्पल पहनकर। अच्छे मुकर्रिर थे, लेकिन वो हवाई चप्पल पहन के कुर्ता शलवार में तकरीर करने आते थे और बड़े बड़े इनाम जीत के आते थे। आजकल माशाल्लाह उनसे बड़ा कोई बैनुल-अक़वामी दानिश्वर कोई नहीं है जी। रिस्पेक्ट कितनी है उनकी, समझ गए उसकी बात कर रहा हूं। हाँ, रिस्पेक्ट कितनी है उनकी, मतलब उनका नाम देखे ना, उनका नाम कौन इज्जत से लेता है। आप देखे ना कि मतलब कि उनको जनाब हर अहद में उनको अच्छी अच्छी वजारतें मिली, और जब उनको वजारत ना मिली वो आपके साथ ही तकरीर करने जाते थे हवाई चप्पल पहन के। हम दोनों एक टीम होते थे। जी जी जी, मुझे मालूम है। वो मेरे घर आते थे जी, मेरी वालदा के हाथ की पकी हुई रोटियां खाते थे जी,
गरम गरम, अम्मी भूख लगी है जल्दी करें, और रात में वो लकड़ियां जला के रात को रोटी खटाखट पका के गरम गरम देते थे, क्योंकि हमारे यहाँ लकड़ी पे रोटी पकती थी, हमारे गैस वैस तो थी नहीं, तो वो बेचारा रोटी खाते थे। साथ तकरीर तैयार करते थे, एक मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, एक साथ अच्छे दोस्त थे, बेतकल्लुफ थे, सब कुछ था। अच्छा, सिर्फ वो ही नहीं थे, मेरे ज़माने के जितने बड़े बड़े मुकर्रिर थे वो अपने तकरीर के ज़ोर पे कहीं से कहीं, असल मसला है कि लोगों को अपने टैलेंट को कैश कराना आता है, ये हुनर मुझे आज तक नहीं आया। मैं कैश नहीं तबला पूरा तब्दील कर लिया ना। हाँ, सबने, बेशतर लोगों ने किया, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल ही कर लिया। हाँ, असल में देखिए होता ये कि आदमी, मैं उनके बारे में मैंने एक शेर कहा था कि तुम तो बेसबब उससे क्या बदगुमान हो महमूद। हाँ। आदमी बदलता है ख्वाहिशों की शिद्दत से। वैसे जब वो इतने बड़े हो गए कि मालूम हुआ कि वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट करने के बाद, और सही मानों में एजेंसीज के वो एडवाइजर बन के रह गए, और वहां बैठ के हमें अकल सिखाते हैं बाहर के पाकिस्तानी कितने बेवकूफ हैं। कभी उनको याद आता है आपकी माँ की हाथ की रोटी जो वो बना के कभी खिलाती? मुझे नहीं मालूम, शायद तब वो, अब तो वो अगर उन्हें याद भी होगा तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरी एक बयाज भी उनके पास है। अच्छा। जो वो मुझसे लेकर गए थे, मेरी वालिदा से सिफारिश करके कि ये महमूद देखें, अम्मी ये महमूद जो ना ब्याज नहीं देता, इससे कहें ये ब्याज दे दे, मैं कल परसों लौटा दूंगा। वो ले गए। मेरी वालिदा कहने लगी बेटा देखो शायद ये ना मिले वापस, तुम अफसोस ना करना, लेकिन मेरे घर आया वो बच्चा तुम्हारी तरह था, मैं कैसे मना करती, दे दो। एक अजीब माहौल था वो ज़माने का, और मैं सोचता हूँ कि जो पहली बात तो ये कि बहुत मादत के साथ उस ज़माने में कराची यूनिवर्सिटी में एक पहचान होती थी कि जो आदमी टैलेंट में सबसे आगे होगा वही जमीयत का नाज़िम भी होगा और वही यूनिवर्सिटी का इलेक्शन भी लड़ेगा। नहीं, सिर्फ जमीयत का नहीं, हर पार्टी का एक मेयार था। हाँ। मेयार ये था कि हर पार्टी जो है उसके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए या यूनियन में आने के लिए लोगों का डिबेटर होना जरूरी, कंपल्सरी, कम से कम क्वालिफिकेशन डिबेटर होना था। दूसरी क्वालिफिकेशन पोजीशन होल्डर होना था। तीसरी क्वालिफिकेशन जो है बाअदब होना और ऐसा काबिल कबूल हर आदमी के लिए होना जरूरी था। और हर पार्टी जो है वो अपनी कोशिश करती थी कि साहब ऐसा कैंडिडेट जो है वो लाया जाए, तो लोग मेहनत करते थे उस जमाने में, मुकाबला होता था। फिर जमीयत के पास तो इस तरह के वाफिर मकदार में लोग मौजूद थे जो डिबेट करते थे, ये करते, अच्छे टैलेंटेड लोग मौजूद थे। तो ये हर पार्टी का ही मेयार था कि जाहिर है अब इधर से बहुत टैलेंटेड आदमी आएगा तो उधर से किसी आम आदमी को तो नहीं खड़ा करेंगे, उधर से भी फिर मेयार का आदमी चाहिए, तो बराबर का मेयार होता था। और वैल्यूज में कुछ उस जमाने के असातिज़ा का भी किरदार था। हाँ, ऐसा माहौल क्रिएट हाँ, माहौल था, अच्छा था, असातिज़ा रिस्पेक्ट भी करते थे, असातिज़ा कैरेक्टर साजी भी किसी हद तक कैरेक्टर साजी भी करते थे। और जो एक माहौल जो था जो अब नहीं है जी, वो ये था कि जब हम यूनिवर्सिटी में गए हैं तो हमारे जो सीनियर्स दो लोग थे ना, हम फर्स्ट ईयर में, तो जो फाइनल वाले हैं या जो प्रीवियस वाले हैं वो हमारी मतलब ऐसे निगरानी करते थे जैसे बड़े करते हैं ना, टीचर करते हैं, निगरानी हो रही है, मेंटर होते थे। हाँ, मेंटर होते थे। भैया कहाँ जा रहे हो? कैंटीन जा रहे हैं। क्लास कब है तुम्हारी? हाँ, नहीं पहले क्लास में जाओ, क्लास के बाद अरे भाई, अब पूछते ये कौन है? कहने ये हमें फाइनल किए, तो ये हमें क्यों डांट रहे? कहने भाई यहाँ का कल्चर यही है। मैंने कुछ लोग जो हैं वो मुझे क्लास में छोड़ के आया करते थे बाकायदा, जिसमें हमारे एक बड़े बुजुर्ग दोस्त जो हैं राशिद अजीज साहब हैं। अच्छा। हाँ, जाहिद हुसैन हुआ करते थे, राशिद अजीज साहब हुआ करते थे, इदरीस बख्तियार मरहूम हुआ करते थे। ये लोग वहाँ कॉरिडोर में बैठे होते थे, कहाँ जा रहे हो? क्लास में जाना। भले राशिद अजीज साहब को भाई तुम्हारी सब्सिडी में क्या? सब्सिडी सोशियोलॉजी की। वो टीचर कहती है क्लास फुल हो चुकी है, तुम्हारा नाम नहीं लिख सकते, क्या चलो मेरे साथ। ले जाकर मैडम इनका जरा नाम लिख लीजिए, ये फलां आदमी, नाम लिखवा के आ गए मेरा। तो मतलब ये था कि एक दूसरे को पढ़ाया करते थे, सिखाया करते थे। फिर उन आर्ट्स लॉबी जो है वो थिंकर्स एरिया कहलाती थी। सही। वहां लोग बैठे होते थे, फलसफी बैठे होते थे, थिंकर्स बैठे होते थे, एक जहाँ बहस और मुबाहिसे की दुनिया गर्म होती थी। हाँ। अब तो लॉबी जो है वो खेल कूद की जगह बन गई है बिल्कुल। ये मैं थोड़ा सा आपसे वो कहूँगा कि अगर वैसे तालिब इल्म आज नहीं रहे तो वैसे असातिज़ा भी आज नहीं रहे हैं। हाँ, और वैसे नहीं बल्कि असातिज़ा, मुझे बड़ी माज़रत के साथ, चूँकि मैं खुद एक तवील अरसे तक पढ़ा कर आया हूँ, जी। हमारे ही ज़माने से, हमारे बाद के से, बल्कि हम ही बस समझ लें कि हम भी कोई अच्छे असातिज़ा में तो शामिल नहीं थे ना, जैसे हमारे असातिज़ा, हम तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। लेकिन उसके बाद तो फिर डिक्लाइन शुरू हुआ। उसके बाद जो हमारे शागिर्द उस्ताद बने, हम जैसों के शागिर्द उस्ताद बने और बड़ी तरबियत के बावजूद भी वो वैसे ही उस्ताद बने जैसा आज का उस्ताद है। ये जब उन्हें समझाया, एक कतई कलाम, जब उन्हें समझाया कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो,
कहेंगे सर अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम सरवाइव नहीं कर सकते आज के माशरे में, मजबूरी यही है। गलत ख्याल है, यही गलत ख्याल है। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत प्यारे दोस्त हैं, ख्वाजा सैयद मोहम्मद जफर आलम जी हमारे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये जी स्पीकर हुआ करते थे कराची यूनिवर्सिटी जी के। जी। एक छोटा सा किस्सा अगर आप जी जी लिखा है मैं आपको पढ़ के सुना दूं, ये कि वो क्या माहौल था उस जमाने का, कैसे असातिज़ा थे। और देखिए जवान खून तो जमाने में था। हाफिज इदरीस ने जो अल्लामा अलाउद्दीन साहब के साथ जो पंजाब यूनिवर्सिटी में किया वो भी आपको मालूम है, लेकिन उसके बाद जो उनके साथ मौलाना मौदूदी ने किया वो भी आपको मालूम है। तो जवान खून तो हर दौर में रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जफर आलम तले देखते हैं कि जब शफी नकी जामी को जमीयत ने सदारती उम्मीदवार बनाया तो भुट्टो हुकूमत को बहुत परेशानी लाहक हो गई। एक तरफ जमीयत जैसी तलबा तंजीम और दूसरी तरफ शफी नकी जामी जैसा शोला बया मुकर्रर। गर्ज हुकूमत ने शेखुल जामे जनाब डॉक्टर महमूद हुसैन मरहूम को, जो शफी नकी जामी का मुंह बेला बेटा मानते थे, दबाव डालकर जामिया के ऐलान शुदा इलेक्शन को महज 3 दिन पहले मुलतवी करवा दिया, जिसके नतीजे में हालात बहुत ख़राब हो गए। ये उन्होंने बेसिकली महमूद अहमद अल्लाह वाले पे उसमें लिखा है। और फिर ये कहते हैं कि वो बहुत ही मुतहर्रिक थे, इस पुरसाल से तालीमी मुशेर हो गए थे। महमूद भाई अज़्म हिम्मत का पहाड़ थे, चेहरा इंतहाई पुरसुकून, जिसे देखकर हम सब भी बहुत ही पूरे एतमाद हो गए। नारा भी लगता था महमूद अहमद अल्लाह वाला, सीधा साधा भोला भोला वाला। अच्छा, और एक रात महमूद भाई हम सबको लेकर शफी नकी जामी के साथ जामिया की बसों में भरकर सोसाइटी में शेखुल जामिया के घर पहुंचे। एक आम आदमी यहाँ तक पड़ेगा तो कहेगा यार बड़ा गलत काम किया उन्होंने, ये यूनिवर्सिटी की वजह से घर पहुंच गए। लेकिन आगे का जुमला सुनने का रखता है कि सारी रात उनको कायल करने में गुजार दी, बिलाखिर चंद रोज के बाद इलेक्शन का परवाना आ गया। लेकिन ये जो जुमला मुझे बड़ा प्यारा लगा, वो रात एक बहुत ही यादगार रात थी। जो लोग इस मौके पर मौजूद थे वो कभी उस रात को भुला न सकेंगे, जब शफी नकी जामी जैसा लीडर शेखुल जामिया के कदमों में बैठा और एक तरफ मुंह बोले बेटे के मुंह से फूल झड़ रहे थे और दूसरी तरफ मुंह बोले उसका मुंह बोला बाप सब्र और बर्दाश्त का पैकर बना शेखुल जामिया का मनसब निभा रहा था। तो वो जमाना मोबाइल का होता तो दौर वो भी था जब अपना असातिज़ा को इतना लिहाज था और असातिज़ा को अपने अच्छे लायक शागिर्दों का इतना लिहाज था। देखिए महमूद हसन साहब जो है हमारे शेखुल जामिया जो वाइस चांसलर थे, वो हमारे जामिया कॉलेज के ऑनर भी थे। अच्छा जी, और जामिया कॉलेज उनका अपना जाती था, वो कभी कभी वहाँ आते थे और मैं जामिया का पढ़ा हुआ था। मैंने डॉक्टर साहब को जिस तरह देखा उसका तस्वुर नहीं कर सकता। मतलब एक दिन डॉक्टर साहब आए, वो अक्सर आया करते थे, कभी कभी अचानक दौरा करते थे। एक दिन वो आए और आके जो है वो पूरे कॉरिडोर में इधर उधर घूमना शुरू करता। एक शेर खान के नाम से एक स्वीपर होता था, वो चपरासी था, स्वीपर क्या था, बड़ा मुंह चढ़ा था उनका, वो उनकी हिदायत के मुताबिक तैयार रहता था। तो उसने कलर का एक डब्बा उब्बा भी वो तैयार रखता था कि अगर बच्चे नारा वारा लिख दे तो फौरन मिटाने का हुक्म था। तो ये आए, इन्होंने इधर उधर घुमा, जब प्रिंसिपल साहब वगैरह को पता चला, वो भी पीछे से पूरी टीम जो साथ साथ आ गए, महमूद साहब आ गए, महमूद साहब ये पूरी क्लास हो गई, बाथरूम में चले गए। बाथरूम में कुछ ताले में होता ना, बाथरूम में नारे वारे लिख कर आते हैं जगह, जब वही एक जगह मिलती है इज़हार आज़ादी की वहां जाके कुछ लिखा है होंगे नारे वारे। महमूद साहब ने कहा, मैं समझ सकता हूँ कि बाथरूम में कितने अखलाकी होंगे। शेर अली इधर आओ, आ गए, कूची लेकर आओ, कलर लेकर आओ, वो कूची कलर। अब महमूद हसन साहब के हाथ में कूची और वो अंदर। अब फिर सर हमें दे दीजिए, वो सर हमें दे दीजिए, सर क्या हमें दे दीजिए। कहने देखो भाई मसला ये है, मैं बिल्कुल दे देता, क्योंकि मैंने पहले देखा है इसलिए हक मेरा है कि मैं सफाई करूं। मैंने पहले देखा है, मैंने पहले देखा है, को बात कह दी कि भाई तुम लोग बैठे तो देखना, मैंने पहले देखा है इसलिए हक मेरा है, अगर आप लोग देख लेते तो फिर मैं आपको दे देता कि आप कर लें ये काम। इसी तरह एक लड़का हुआ करता था, उसने इलेक्शन भी लड़ा था और वो रहीम यार खां से आया था। उसका एक अपना एक स्टाइल था, यहाँ तक गिरेबान के बटन खोलना, आस्तीन के बटन खुले हुए होते थे, बाल बड़े बड़े, और वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था वो। अच्छा, महमूद हसन साहब आ गए, आए, उन्होंने बुलाया, इधर आओ बेटा। आए, कंधे पे हाथ रखा, कैसे हो, शाबाश, कहाँ से आए हो। एक हाथ कंधे पे, एक हाथ से बटन बंद हो रहा है यहाँ तक, दूसरा उसी या कंधे पे जो हाथ रखा हुआ दूसरे हाथ से उसके आस्तीन के बटन बंद, ये बंद, फिर अपने हाथों से उसके सर में उसके बाल सुलझाए कि माशाल्लाह बहुत अच्छे, कितने स्मार्ट लग रहे हो तुम बेटा, देखो बटन बंद करके तुम ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, और ये और ज़रा कंगी वंगी किया करो, स्मार्ट आदमी है, ये कह के चले गए। वो दिन था, और हम जब तक कॉलेज में रहे उस लड़के के ना गिरेबान के बटन खुले, ना आस्तीन के बटन खुले, ना उसके सर में कंगी के बगैर सर रहा उसका। ये तरबियत थी उन लोगों, ये साथीदार, डांटा नहीं,
नहीं, कुछ भी नहीं कहा, शाउटिंग नहीं की, कुछ किसी भी का। नहीं कहा। और जी। बहुत बड़े आदमी थे, मालिक थे, वाइस चांसलर थे, चाहते तो यूं निकाल देते, कुछ नहीं कहते थे किसी को। महमूद साहब, बड़े लोगों की यही पहचान होती है। हम्म, आगा हसन अब्दी के बारे में मैंने पढ़ा सुना, बल्कि उनके एचआर के कोई हेड से जिन्होंने बताया हम्म, कि एक बार उन्होंने कोई अपना वो प्राइवेट सेक्रेटरी को कुछ तब्दील करना चाह रहे थे, तो नया कोई रखा, तो वो बेसिकली बरतानिया का गोरा लड़का था। हम्म, वो आया इंटरव्यू देने के लिए, तो थोड़ा सा लेट हो गया था। तो कहने लगा कि जब आया तो वो उसने किसी को बताया वहाँ पे लिफ्ट के अंदर कि मैं आया हूँ प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई को इंटरव्यू देने के लिए, मैं कैसा लग रहा हूँ। तो कहने लगा, उस आदमी ने उनके टाई की नॉट ठीक की और कहा कि आई एम श्योर दैट प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक इज गोइंग टू लाइक यू। और कहने लगे, जब थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि वही बैंक के प्रेसिडेंट थे जो टाई की नॉट जिन्होंने सी की थी है। और जब उनके सामने इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा तो उसके होश उड़ गए कि जिससे मैं तो ये बड़े लोगों की पहचान थी कि वो अपने, आजकल के मैं देखता हूँ, अभी रिसेंटली देखा था दाऊद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का हंगामा खड़ा कर दिया उन्होंने, FIR जामिया कॉलेज के एक टीचर थे, नाम मेरे ज़हन से मैं वो गया, वो हर साल अपनी तनख्वाह में से कुछ बच्चों की फीसें दिया करते थे। क्या बात है। चले, मैं खाली थोड़ा तवील हो जाएगा, एक से हम दूसरे से इंशाल्लाह जिंदगी बखैर रही तो अगले नहीं, अभी अगले से एपिसोड में करेंगे। करते हैं।